देखिए, चल जो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता बढ़ाने वाला इसलिए है कि जो कोशिशें चल रही थी कि जंग खत्म हो जाए, खासतौर पर जो जंग के घोषित मोर्चे हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, जिस तरीके से अमेरिका अब सीधे सीधे कार्रवाई में कूद पड़ा है। अमेरिका अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है यमन के अंदर, हूथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वो लगातार बमबारी कर रहे हैं इस इलाके के अंदर, जो यमन का इलाका है, उस यमन के इलाके के अंदर वो बमबारी कर रहे हैं। और इजरायली डेमोक्रेसी इज नॉट इन डेंजर, द इजरायली डीप स्टेट इज इन डेंजर। हूथियों ने हमला किया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। अमेरिका एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए केवल एक शोकेसिंग की है, ये बताया है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ने अपने जो B-2 बॉम्बर्स हैं, यानी ऐसे बॉम्बर, ऐसे लड़ाकू विमान जिनके जरिए न्यूक्लियर बम भी गिराया जा सकता है, वो विमान जो है वो एक्टिव कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होते हुए विश्व को। कैसे अग्रसर हो रहा है? लगातार बात हो रही है कि शांति दूत बन के लोग आ रहे हैं, शांति हो जाए, विश्व में युद्ध ना हो, युद्ध रुक जाए, चाहे वो इजराइल की बात हो, चाहे वो हमास की बात हो, वो अमेरिका की बात हो, वो हूती की बात हो, वो ईरान की बात हो। कहीं मिसाइलें दिखाई जा रही है कि मिसाइल दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं बमबारी की जा रही है। अब क्या चल रहा है, इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय जानकारी देंगे। तो चलिए दूरबीन लगाते हैं और देखते हैं विश्व का माहौल कैसा है। प्रणय, युद्ध का माहौल तो खैर हमेशा डरावना ही होता है, क्या चल रहा है अभी दुनिया में? देखिए, चल जो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता बढ़ाने वाला इसलिए है कि जो कोशिशें चल रही थी कि जंग खत्म हो जाए, खासतौर पर जो जंग के घोषित मोर्चे हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास के बीच चल रहा जो टेंशन था, जो कि पूरे ही वेस्ट एशिया के इलाके के अंदर, पूरे पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर टेंशन बढ़ा रहा था, वो खत्म नहीं हुआ है। कई नए मोर्चे भी उभर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस इलाके की, ये अरब का इलाका है, खाड़ी का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पूरे इलाके के अंदर जो नया टेंशन का मोर्चा खड़ा हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका अब सीधे सीधे कार्रवाई में कूद पड़ा है। अमेरिका अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है यमन के अंदर, हूथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और हूथियों के खिलाफ जिस तरीके से बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ बात है कि यमन के अंदर जो हूथी है, अंसारुल्लाह है, उसकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ये केवल इस इलाके तक सीमित नहीं है, ये टेंशन आपके हमारे लिए भी बढ़ाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर ये पूरा रेड सी का इलाका है, ये लाल सागर की तरफ और गल्फ ऑफ एडन की तरफ जाने वाला ये इलाका है, जहां से कारोबार जाता है, जहां से ट्रेड जाता है। आपके हमारे मुल्क यानी भारत से भी जो कारोबार है वो सुएज कनाल के थ्रू जब जाता है तो इसी रास्ते से जाता है। यहां पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर जो कारोबारी जहाज हैं उनको निशाना बनाया गया है। साथ ही इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई थी, वहां पर गाजा के इलाके के अंदर जब इजराइल ने ऑपरेशन अपना शुरू किया था, उसके बाद से गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में, साथ ही हिजबुल्लाह के समर्थन के अंदर जो यमन के हूथीज हैं वो भी उतरे थे और उनके साथ साथ जो है यहां पर उसने भी कार्रवाई शुरू की थी। और उसके बाद लगातार जो टेंशन है वो कई बार बढ़ता रहा है। तो इस समय जो आपने पूछा कि क्या चल रहा है, जरा तस्वीर देखिए कि ये चल रहा है। ये अमेरिकन सेंट्रल कमांड जो है उसकी तरफ से जारी किया गया वीडियो है, जो बताता है कि किस तरीके से रात के अंधेरे में भी जो अमेरिकन बॉम्बर्स हैं वो लगातार बमबारी कर रहे हैं इस इलाके के अंदर। जो यमन का इलाका है, उस यमन के इलाके के अंदर वो बमबारी कर रहे हैं और इस बमबारी के कारण इस पूरे इलाके के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ा हुआ है। टेंशन इनके कारण भी बढ़ा हुआ है। टेंशन इनके कारण इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि गाजा के अंदर जो शांति का समझौता हुआ था, वो शांति का समझौता तो अब तार-तार हो गया है। यहां पर दोहरे मोर्चे के ऊपर घिरे हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। देखिए क्या ट्वीट किया उन्होंने अब से कुछ देर पहले। उन्होंने लिखा है, इजरायली डेमोक्रेसी इज नॉट इन डेंजर, द इजरायली डीप स्टेट इज इन डेंजर। वो अपने खिलाफ डीप स्टेट के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। उनकी अपनी जो संसद है कैनेसेट, उसके अंदर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन उसके बीच में वो हथियार के सहारे जो है वो अपनी सत्ता के ऊपर काबिज तो हैं ही सही, लेकिन इस समय जो वॉर की सिचुएशन है उस दबंगई, देखिए अब उनका अलग अपना पर्सपेक्टिव है, आप उसे दबंगई कह लीजिए। ये इजराइल का स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी है। इसी तरीके से इजराइल ताकत के जरिए जो है वो सत्ता अपनी करता भी है, अपनी सत्ता धाक जमाता भी है और साथ ही जो इजराइल की पूरी राजनीति है वो भी ऐसे ही चलती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो टेंशन इजराइल के अंदर भी चल रहा है, क्योंकि यमन के हूथी जो हैं, अब से थोड़ी देर पहले इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसके अंदर क्या कहा गया है, सायरन साउंडिंग इन सदर्न इजराइल। सदर्न जो इजराइल का इलाका है उसके अंदर जो सायरन्स हैं वो बजते नजर आए हैं। साथ ही
जो यमन के हूथियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या किया गया, फॉर द सेकंड टाइम मिलियंस ऑफ द इजरायलीज आर रनिंग टू शेल्टर एज सायरन साउंड अक्रॉस इजराइल फॉलोइंग द प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च फ्रॉम द यमन। यमन की तरफ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए हैं। यह हालांकि 24 मार्च का पोस्ट है, लेकिन आज भी सायरन बजे हैं और इसका जो दावा है, इसका दावा खुद यमन के जो हूथी हैं उनकी तरफ से किया गया है। उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो दावा जो है, वो दावा इतना बड़ा दावा है क्योंकि अगर ये सही है दावा, तो इस दावे के बाद ये लड़ाई और पेचीदा हो जाएगी, ये लड़ाई जो है वो और उलझ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दावा किया गया है कि हूथियों ने हमला किया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हैरी एस ट्रूमन, उसके ऊपर हमला किया गया है हूथियों की तरफ से और उसके साथ साथ चुनौती भी दी है हूथियों ने। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका कहता है कि उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सुरक्षित है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, तो वो तस्वीरें जारी करे क्योंकि हमने तो हमला किया है। मतलब आप हमें बताइए कि सुरक्षित है, हमें सबूत दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हमने मार दिया। बिल्कुल, ये जो खुली चुनौती है, ये जो अंसारुल्लाह है, जो हूथी हैं, वो वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जो यमन है, तो यमन के साथ में जो खुला टकराव है, ये एक नया टेंशन का मोर्चा बना रहा है। यहां पर अमेरिका करने की कोशिश क्या कर रहा है, अमेरिका की राजनीति जरा समझने की कोशिश करिए। अमेरिका यहां पर एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो यमन के हूथी हैं, ये केवल इजराइल के लिए टेंशन नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब के लिए भी टेंशन है। सऊदी अरब का जो अरामको है, उसके ऊपर ये ड्रोन अटैक कर चुके हैं, ये उसे निशाना बना चुके हैं। इसलिए अमेरिका दो दोस्तों की एक साथ मदद कर रहा है। इन दोनों दोस्तों के बीच में इस समय टेंशन है, क्योंकि जो इजराइल की नीतियां हैं, खासतौर पर फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर, उससे सऊदी अरब नाराज है, सऊदी अरब परेशान है उस मुद्दे को लेकर। अमेरिका सऊदी अरब को अपने साथ रखना चाहता है। सऊदी अरब को अपने साथ रखने के लिए आप देखिए कि वो यूक्रेन के साथ अगर वार्ता करता है तो भी सऊदी अरब में करता है, वो रूस के साथ में अगर विदेश मंत्री स्तर की मुलाकात करता है तो भी सऊदी अरब के अंदर करता है, और साथ ही यमन के ऊपर जो वो कार्रवाई कर रहा है हूथियों के खिलाफ, जो सना के अंदर उसने बमबारी की है, उससे भी कहीं ना कहीं राहत और सुकून जो है वो सऊदी अरब के लिए इकट्ठा हो सकता है। इसलिए अमेरिका एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश कर रहा है यहां पर। लेकिन यहां इस पूरे इलाके के अंदर टेंशन इस समय गरमाया हुआ है, क्योंकि अगर हूथी जो हैं उनकी तरफ से हमले किए गए तो इस इलाके से जाने वाला जो ट्रेड है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो ट्रेड प्रभावित होगा, कारोबार प्रभावित होगा। अमेरिका कह रहा है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड, जो कारोबार जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए ही यहां पर ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये इस समय न केवल टेंशन बढ़ा रही है, बल्कि अमेरिका ने इससे पहले से इसका माहौल बना लिया था। अगर आप देखें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मेड हूथीज टेररिस्ट पे, ये 25 मार्च को जारी किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से, अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द सक्सेसफुल एक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक अमेरिकन एनिमीज पे फॉर द अमेरिकन सेफ। यानी हूथियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है, और वो कार्रवाई का जो सिलसिला है वो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही शुरू कर दिया था। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उन्होंने अंसार अल्लाह जो है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नामित कर दिया था, यानी एक तरीके से उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इसलिए अब अमेरिका को इस बात की छूट मिल जाती है कि वो आतंकी संगठन अगर मानता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। ऐसे वो घोषित कर चुका है तो बिल्कुल, अब उसके पास कार्रवाई करने में पूरा अधिकार है। लेकिन टेंशन का एक नया मोर्चा जो है वो यहां भी शुरू हो रहा है। ये तस्वीर है अयातुल्लाह अली खamenei की, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। कुछ दिनों पहले 7 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी इनको, और इनको कहा था कि हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट टॉक्स की बात हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि रूस और ओमान की मदद से यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने का अल्टीमेटम और डेडलाइन भी दी गई थी। लेकिन ईरान की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ईरान क्या कर रहा है, ईरान की जरा तस्वीर देखिए। ये ईरान है और ये ईरान की तरफ से दिखाई गई ताकत है। ईरान ने ये दिखाया है कि उसको खिलाफ कार्रवाई की कोशिश न करे अमेरिका, क्योंकि उसके पास हथियारों का जखीरा है। ये देखिए ईरान के जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं वो किस तरीके से इस मिसाइल सिटी के अंदर, ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसके पास इस तरीके की कई मिसाइल सिटीज हैं, यानी जमीन के नीचे इस तरह के और भी हैं, इस तरीके की और भी हैं,
तो ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए केवल एक शोकेसिंग की है, यह बताया है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए एक तरीके से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यमन को निशाना बनाया है आपने, हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां आने की कोशिश अमेरिका न करे, वरना ये जंग बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हो चुका है, ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ जो है वो वार किए गए हैं और मिसाइलें भी दागी गई हैं। इस टेंशन के बीच में ईरान अपनी ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास हथियारों का जखीरा कितना बड़ा है और उसके कितने ज्यादा हथियार हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल वो कहां कर सकता है। साथ ही ये मैसेज वो कई जगह भी दे रहा है। देखिए, वो हूथियों को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, साथ ही वो ये मैसेज जो है वो और जो उसके सहयोगी हैं उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर आपको मिसाइल्स के जो शेल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, असेंबली लाइन नजर आ रही है। तो ये ताकत दिखाने की कोशिश अमेरिका के सामने इजराइल कर रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी किया गया ये सोशल मीडिया पोस्ट है अयतुल्लाह अल खमनेई की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा जो लड़ाके हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे अंसारुल्लाह हो, चाहे गाजा के अंदर हमास हो, इन सब की तस्वीरों के साथ में ये स्टेटमेंट जारी किया है कि जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान उनके साथ में है, जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ईरान समर्थन करता है। क्योंकि ये जो किसी कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहा है उसके हिसाब से वो कमजोर है। देखिए, कमजोर हैं। हाँ। और देखिए यहां पर यह दिखाने की कोशिश, तस्वीर इमेजरी क्या इस्तेमाल की गई है, ये इमेजरी इस्तेमाल की गई है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर हमास का, उस हमले की तस्वीरों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर कर रहे हैं अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, और जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये जो लड़ाके हैं इनके साथ हमारा समर्थन है। आप देखिए यहां पर हमास को सीधे सीधे समर्थन दिया जा रहा है। हमास की तस्वीरें जो हैं वो जारी की गई हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और साथ ही ये जो हिब्रू में लिखा गया मैसेज है, हिब्रू वो भाषा जो कि इजराइल समझता है, इजराइल बोलता है, उस भाषा का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में जो तस्वीर उभरती है कि भाई आखिर इस लड़ाई के बीच में गाजा के अंदर हालात क्या है। बिल्कुल। तो गाजा के हालात को लेकर जो स्टेटमेंट है वो जरा आप देखिए, ये यूएन की एजेंसी है जो कि गाजा के अंदर जो विस्थापित हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके लिए काम करती है, वो क्या कह रही है। आफ्टर द इजरायली फोर्सेज रिज्यूम्ड बॉम्बिंग अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप, यानी पूरी गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की बॉम्बिंग लगातार चल रही है। उसके कारण जो हैं hundreds have been reportedly killed, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, साथ ही इंक्लूडिंग मोर देन 180 चिल्ड्रन, 180 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं एक दिन के अंदर। ये यूएन की एजेंसी है, वो बोल रही है इजराइल की ओर से अटैक हो रहा है गाजा पट्टी लगातार, और बॉडीज रिमेन अंडर द रबल फॉर डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स एंड डॉक्टर्स डिस्क्राइब हाउ मेनी इंजर्ड पीपल हैव। ये जो पूरा बयान है उसके अंदर कहा गया है कि अभी भी मलबे के नीचे कई बॉडीज दबी हुई हैं। आई कैन नॉट रिमूव द स्क्रीमिंग ऑफ द पीपल अंडर द रबल फ्रॉम माई हेड। ये UNRWA जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जो कि फ़लस्तीन के अंदर शरणार्थियों के लिए काम करती है। उसकी तरफ से अब से कुछ देर पहले ही जारी किया गया बयान है जो बताता है कि इस इलाके के अंदर टेंशन जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, और ये टेंशन जो है वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर संकट खड़ा कर रहा है। जहां इजराइल जो है वो एक तरफ से कह रहा है कि भाई ना तो उसके बंधक लौटाए गए हैं, अभी तक 59 बंधक अभी भी हमास के पास हैं, वो प्रक्रिया रुकी हुई है। हमास का कहना है कि आप बंधकों की वापसी के लिए जो दूसरे चरण की बातचीत थी, सेकंड फेज था सीज फायर का, वो पूरा नहीं हुआ है। जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक हम बंधकों को नहीं लौटाते हैं। अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा था कि आखिर चल क्या रहा है, जो चल रहा है वो टेंशन बढ़ाने वाला है, जो टेंशन जो है उसका पारा और बढ़ाने वाला है। और देखिए यहां पर क्या कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिस्टोर्स मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। ये ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की जो रणनीति है, उस प्रेशर बढ़ाने की रणनीति का ही जवाब देते हुए यहां पर ईरान के जो ताकत दिखाने की जो कोशिश है वो आपको यहां पर नजर आ रही है। और इन तमाम चीजों के बीच में इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तस्वीर और भी, एक रिपोर्ट और भी आ रही है, और वो रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ने अपने जो B-2 बॉम्बर्स हैं, यानी ऐसे बॉम्बर, ऐसे लड़ाकू विमान जिनके जरिए न्यूक्लियर बम भी गिराया जा सकता है, वो विमान जो है वो एक्टिव कर दिए हैं, और डिएगो गार्सिया नाम का जो बेस है उस पर तैनात कर दिए हैं। डिएगो गार्सिया की अगर आप पोजीशन देखें तो हिंद महासागर के अंदर ये डिएगो गार्सिया है, ये डिएगो गार्सिया का बेस है, और इस बेस के सहारे जो है
वो जो स्ट्राइक रेंज है वो यहाँ तक आती है। यमन का इलाका तो है ही सही, जिसे वो लगातार निशाना बना रहा है। यहाँ पे जो सेंटकॉम है, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, वो अमेरिका की सेंट्रल कमांड इस पूरे इलाके के अंदर लगातार अपना एक्शन जो है वो जारी रखे हुए है। उसकी जो बम्बार्डमेंट है वो तो चल ही रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो अमेरिकी लड़ाकू विमान हैं वो उड़ान भर रहे हैं, और इस चीज़ के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है। क्योंकि जब इतना बारूद, इतनी आग, इतने हथियार हों तो कोई भी चिंगारी जो है वो विश्व युद्ध की आग को और भड़का सकती है। बिल्कुल प्रणय, यही सवाल है कि जिस तरह से बात लगातार हो रही है, व्हाइट हाउस में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, बात हो रही है कि शांति की पहल की जाए, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है भाई युद्ध रोक दीजिए, दूसरी तरफ से इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहा जाए? तो मतलब एशिया को छोड़ दिया जाए, एशिया में युद्ध का माहौल अभी बस नहीं है। ये भी एशिया का ही हिस्सा है, पश्चिम एशिया का हिस्सा है। एशिया का हिस्सा है, मतलब उधर से पूरा अमेरिका, यमन सब एक्टिव है। क्या लग रहा है किस ओर जा रहे हैं? मतलब देखिए, इस समय कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इस समय बहुत टेंशन का माहौल है, क्योंकि जो लड़ाइयां चल रही थी उन लड़ाई में से कोई भी मोर्चा इस समय बंद नहीं हुआ है। यानी एक लड़ाई का मोर्चा ये है, ये भी लड़ाई का मोर्चा इस समय एक्टिव नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो यानी इस लड़ाई के मोर्चे को यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं, ये इजराइल हमास का, और इसकी जद में जो इसका दायरा है, देखिए यहाँ पर इराक भी है, यहाँ पर सीरिया भी है, साथ ही जॉर्डन भी इससे प्रभावित नजर आ रहा है, इजिप्ट भी इससे प्रभावित नजर आ रहा है, साथ ही इसका जो स्ट्राइक रेंज है यमन तक है। ये सारे देश भी इसके कारण टेंशन में है, ईरान के अंदर टेंशन है। तो ये पूरा एक टेंशन का मोर्चा है। इसके साथ साथ एक जो दूसरा मोर्चा है वो है इजराइल, वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का। इस जंग के मोर्चे के ऊपर भी टेंशन जो है वो फिलहाल बरकरार है, क्योंकि इस जंग के मोर्चे के ऊपर भी किसी तरीके की सुलह नहीं हुई है। हालांकि अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि ब्लैक सी के अंदर अमेरिका की मध्यस्थता के कारण यूक्रेन और रूस के बीच में एक शांति समझौता हो सकता है, कि ब्लैक सी के अंदर, यानी खासतौर पर ये जो ब्लैक सी का इलाका है, इस ब्लैक सी के इलाके के अंदर एक दूसरे के ऊपर बमबारी न की जाए। लेकिन अभी भी इस पर जो है वो मुहर लगना बाकी है। तो ये एक टेंशन का मोर्चा चल रही है। अभी केवल बात ही चल रही है। ये मोर्चा तो अभी चल ही रहा था। साथ ही एक दूसरा मोर्चा आप जानते हैं, गाय बगाए, ये मोर्चा भी जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये साउथ चाइना सी का इलाका है, और इस इलाके के अंदर भी टेंशन है। ताइवान और चीन के बीच में भी कई बार टेंशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम अपनी स्थिति देखें, भारत के नजरिए से देखें, तो भारत के नजरिए से ये इलाका भी दूर नहीं। इस इलाके के अंदर भारतीयों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, इसलिए भी भारत के लिए ये पूरा इलाका जो है वो एक तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इस पूरे खाड़ी के इलाके के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय इस इलाके के अंदर रहते हैं। इसलिए यहां होने वाला कोई भी टेंशन भारत को प्रभावित करता है। साथ ही आप जानते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन यहां पर देखने को मिला। राइट से भारत टेंशन, भारत के बिल्कुल लेफ्ट और टेंशन राइट की में है। कई फॉल्ट लाइंस हैं जो इस इलाके के अंदर आपको एक्टिव दिख रही हैं। साथ ही भारत के पड़ोस के अंदर म्यांमार के इलाके के अंदर फौजी शासन और यहाँ पर है। साथ ही बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो ये बांग्लादेश जो है ये भी इस समय अस्थिर है, यहाँ पर भी टेंशन है। तो भारत के आसपास इस समय टेंशन के कई मोर्चे जो हैं वो एक्टिव हैं, और इसीलिए हम लगातार इस मुद्दे के ऊपर मॉनिटर भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेंशन के मोर्चे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, इतने हथियार, इतने बारूद हों तो जंग की आग कभी भी बहुत बड़ा दायरा पकड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को जानने के बाद विश्व में क्या चल रहा है? मैं कमेंट करके बताइएगा। गाजा को लेकर, अमेरिका को लेकर, हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर और भारत को लेकर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए अमर उजाला।